दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये पेपर यूपीपीसीएल TG2 का है। 19 मार्च 2021 की सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है और इसके 3 पार्ट पहले सॉल्यूशन हो चुके हैं। 110 क्वेश्चन हो चुके थे। दोस्तों आज के इस पेपर में 110 से लेकर 150 तक सभी 40 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये एक ऑफिशियल आंसर की है दोस्तों, इसलिए इसमें साथ में काफ़ी जो उत्तर है वो दे रखे हैं सभी, लेकिन हम प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल से जानेंगे और कारण सहित उत्तर जानेंगे कि इसका उत्तर ये क्यों आया, कैसे आया। सभी क्वेश्चन को विस्तार से आपको बताएंगे। लास्ट तक आप इसे ज़रूर देखना। पहले वाले भाग नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में आपको वो सभी मिल जाएंगे, ज़रूर आप उनको भी देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छे नए क्वेश्चंस भी हैं तो उन्हें ईजीली समझने का प्रयास करें। और इसमें दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफ़ी है, तो मेन हमारा उद्देश्य वही है कि न्यूमेरिकल को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 111 आपकी स्क्रीन पर है। सिंक्रोनस मशीन में क्वाड्रेचर एक्सिस, क्वाड्रेचर बोलते हैं 90 डिग्री एक्स पर, यानी 90 डिग्री एक्स पर सिंक्रोनस प्रतिघात की गणना कैसे करते हैं। दोस्तों x बराबर v/i होता है, इतनी दूर तो ठीक है, लेकिन सारे फॉर्मूले v/i का ही था। कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वोल्टेज तो लेते हैं मिनिमम का और करंट लेते हैं मैक्सिमम का। उस दौरान जो रिएक्टेंस कैलकुलेट होता है इसको हम क्वाड्रेचर रिएक्टेंस भी बोलते हैं। सी उत्तर हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट सवाल है कि इंडक्शन मोटर में वायु अंतराल की शक्ति, दोस्तों एयर गैप में जो शक्ति होती है वो रोटर की इनपुट पावर कहलाती है, और यांत्रिक विकसित शक्ति और रोटर इसके बदले क्या करता है, मैकेनिकल पावर डेवलप करता है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो रोटर कॉपर लॉस ही कहलाता है। ठीक है, रोटर इनपुट पावर माइनस मैकेनिकल डेवलप पावर जो होती है वो अगर आप कर देते हो तो रोटर का कॉपर लॉस आ जाता है, यानी 20 - 6 करोगे तो 14 किलोवाट का जो है वो रोटर में कॉपर लॉस हो रहा है। डी उत्तर सही होगा, यानी पावर ट्रांसफर्ड टू एयर गैप माइनस पावर डेवलप्ड मैकेनिकल पावर कर दो, उत्तर हो जाएगा रोटर कॉपर लॉस के बराबर। वैसे एक और तरीका भी है, अनसीए स्लिप इनटू रोटर इनपुट पावर भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर स्लिप नहीं दी हुई थी। अगला सवाल है कि 600 वाट 115 वोल्ट और 60 हर्ट्ज का कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर सप्लाई से 13.8 एम्पीयर करंट लेता है। 65% इसका एफिशिएंसी है। दोस्तों 600 वाट का अब इस समय आउटपुट कहलाएगा, ये ध्यान रखना। सीधी सी बात है कि हमें ये देखना है कि किस संख्या का 65% जो है वो 600 वाट होता है। मान लीजिए वो x% का है, तो जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्या करना होगा, 60,000 में 65 का भाग देना है, उत्तर आएगा 923.1 वाट। यानी किस संख्या का 65% 600 वाट है, निकाल दीजिए, इनपुट पावर आ जाएगी। अगला सवाल है, आदर्श ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी में 1200 टर्न और सेकेंडरी पर 600 टर्न है, इसका करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बताइए। दोस्तों रेशियो चाहे आप टर्न का निकाल दो, चाहे आप वोल्टेज का निकाल दो, चाहे आप करंट का निकाल दो, रेशियो हमेशा एक समान आता है, ध्यान रखें। तो हम यहाँ पर टर्न का रेशियो निकाल देंगे N2/N1 से, 600/1200 करेंगे 1/2, यानी 0.5 रेशियो आएगा। तो श्योर है कि करंट का रेशियो भी 0.5 ही आएगा, वोल्टेज का रेशियो भी 0.5 ही आएगा। हमेशा दोनों रेशियो, तीनों रेशियो एक जितने ही आते हैं। डीसी सर्किट का पावर फैक्टर पूछा है, हम सभी जानते हैं इकाई होता है, फेज अंतर उसमें 0 कहलाता है। अगला सवाल है कि 1 किलोवाट लोड को कितने घंटे चलाएं तो 1 किलोवाट घंटा उत्तर बन जाएगा। तो 1 किलोवाट जब 1 घंटे चलेगा तो एनर्जी कंजप्शन 1 kWh होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंगल फेज मोटरों का रोटर पूछा है दोस्तों, तो वो केज टाइप ही होता है। जिस तरह से 3 फेज मोटरों का केज टाइप और वाउंड टाइप होता है, उस तरह से 2 प्रकार ना होकर के केवल एक प्रकार ही होता है। रिएक्टिव पावर की इकाई पूछी है कि जब कैपेसिटर जो है वो रिएक्टिव पावर के लिए यूज किया जाता है तो कैसे होता है, kVAR में रेटिंग किया जाता है, किलोवोल्ट एम्पियर रिएक्टिव वाला। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार पहले करवाए हुए हैं, इसलिए इजी क्वेश्चन है, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। फ्यूज की रेटिंग 10 एम्पियर है, कहाँ पर वो पिघलेगा, जब करंट 10 एम्पियर से ज़्यादा जाएगा। साधारण सी बात है, फ्यूज तभी उड़ेगा ना जब करंट 10 एम्पियर से ज़्यादा होगी।
ट्रांसमिशन लाइन में स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो शंट और सीरीज दोनों प्रकार के रिएक्टर लगाए जाते हैं, कैपेसिटर लगाए जाते हैं। ठीक है, सीरीज रिएक्टर भी होता है और शंट कैपेसिटर भी होता है, दोनों लगते हैं। स्टेट कॉम बोलते हैं इनको। इनकी डिटेल आपको ट्रांसमिशन लाइन वाले चैप्टर में मिल जाएगी। गैर परंपरागत सोर्स कौन सा है, तो डीजल और कोयला और नाभिकीय ऊर्जा ये तो परंपरागत है, जबकि भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी, विंड, वाटर एनर्जी ये सब गैर परंपरागत ऊर्जा सोर्स में आते हैं। इंडक्शन मोटर में सेमी ओपन स्लॉट या सेमी क्लोज स्लॉट हम काम में क्यों लेते हैं? बिल्कुल सेमी क्लोज स्लॉट इस तरह से होते हैं और इनका काम होता है कि मैग्नेटाइजिंग करंट कम हो ताकि पावर फैक्टर अच्छा मिले, क्योंकि इंडक्शन मोटरों का पावर फैक्टर लैगिंग होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट अधिक होता है। तो मैग्नेटाइजिंग करंट जितनी कम होगी पावर फैक्टर उतना ही बेटर होगा और ये सेमी स्लॉट से हो सकता है। कैपेसिटर की प्लेटों की जो मोटाई है आइसोलेशन वो 0.15 mm है, जबकि फील्ड का सामर्थ्य जो है वो 500 किलोवोल्ट प्रति मीटर है। ध्यान से समझना दोस्तों, 500 किलोवोल्ट प्रति मीटर है, टर्मिनल पर वोल्टेज कितनी होगी, तो मीटर ना करके हमें इसको क्या करना है, mm करना होगा दोस्तों। 1000 का भाग दे दीजिए, किलो कट जाएगा। 500 वोल्ट जो है वो पर mm है, तो 500 को 0.15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका 75 वोल्ट आ जाएगा। क्या करना है, पहले 1000 का भाग दे दीजिए तो हमें 500 वोल्ट जो है वो प्रति mm जो इसकी फील्ड स्ट्रेंथ मिल गई। अब जितनी हमारी आइसोलेशन की मोटाई mm में है उससे मल्टीप्लाई कर दो, उत्तर आ जाएगा। शक्ति की इकाई है तो शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकंड होती है, जूल प्रति सेकंड को ही हम वाट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि शक्ति किया गया कार्य और कार्य करने में लगा समय का अनुपात होता है। अगला सवाल, जब चुंबक को गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप भी जानते होंगे। एक डायोड की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये किस बात पर निर्भर करेगी, ये रिवर्स रिकवरी टाइम पर डिपेंड करता है। डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम जितना कम होता है स्विचिंग ऑपरेशन उतना ही तीव्र माना जाता है, उतना ही बेटर माना जाता है। अगला सवाल है कि कम दाब उच्च वाले एक जल टरबाइन में कौन सी टरबाइन काम में लेंगे। कापलान जो होती है ये कम दाब के लिए होती है, वहीं पेल्टन व्हील जो होती है ये हाई प्रेशर के लिए होती है। अगला सवाल, फ्यूज़ बनाने के लिए किसको काम में लेंगे, तो टिन और शीशे की मिश्र धातु ही काम में लेते हैं। वैसे फ्यूज़ कॉपर के भी बनते हैं, लेकिन जब टिन मिश्र धातु वाला ऑप्शन सामने हो तो फिर कॉपर की तरफ नहीं जाना है, ध्यान रखें। ठीक है, नाइक्रोम और टंगस्टन का तो बनता ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं थी। जब टिन और शीशा मिश्र धातु ऑप्शन आपके सामने हो तो होगा। देखिए इसका भी सही है ना, जिसका भी ये पेपर है इसने भी बिल्कुल सही किया है, ये उत्तर कहीं दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है कि जब एक इंडक्शन मोटर जनरेटर के रूप में प्रचालित की जाती है तो स्लिप हमेशा नेगेटिव होती है। इंडक्शन मोटरों के 3 प्रचालन होते हैं। जनरेटिंग मोड में, तो जनरेटिंग मोड में स्लिप माइनस में होती है, नेगेटिव स्लिप होती है। मोटरिंग मोड में 0 से 1 के बीच होती है और ब्रेकिंग मोड में 21 से भी अधिक होती है। अगला सवाल है कि जब स्टैंड स्टिल कंडीशन में हो तो इंडक्शन मोटर में स्लिप कितनी होती है, इकाई होती है। स्टैंड स्टिल कंडीशन इसकी रुकी हुई अवस्था को कहा जाता है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का रेशियो पूछा है तो 1:1 होता है, क्योंकि टर्न वोल्टेज सब इसमें बराबर माने जाते हैं। अगला सवाल, 500 एम्पियर ट्रांसमिशन वाली 1 किलोमीटर लंबी एल्यूमिनियम केबल में क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा यदि उसमें वोल्टेज ड्रॉप 25 वोल्ट से अधिक ना हो तब। दोस्तों ये सवाल थोड़ा सा इन्होंने अधूरा दिया है। एक्चुअल में ये एल्यूमिनियम के लिए नहीं, कॉपर के लिए कैलकुलेशन की जाती है। इसके लिए एक फार्मूला होता है, मैं आपको बताऊं कि जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं उसके लिए फार्मूला बनता है। फार्मूला क्या बनता है कि करंट इनटू लंबाई, और ये लंबाई मीटर में होनी चाहिए, और एक फैक्टर है दोस्तों 0.017 का, बटे एरिया कर दो। ठीक है, उत्तर आ जाएगा 0.017 भाग। अब हमारे पास वोल्टेज तो है, एरिया ज्ञात करना है, तो एरिया ज्ञात करेंगे तो वोल्टेज का भाग दे देंगे। तो करनी है कैलकुलेशन आपको, कितना आएगा 500 इंटू लंबाई मीटर में होनी चाहिए, ध्यान रखें, तो 1000 मीटर, और वो फैक्टर 0.017 का, और इसमें आपको भाग देना है 25 वोल्ट का। तो ये जो आपका उत्तर आएगा ये आएगा 340 mm²। अब mm² को आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो 1 mm में जो है वो 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसमें 100 का भाग दे दो। जब 100 का भाग दोगे तो 3.4 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि केबलों में इंसुलेशन के लिए जो सामग्री काम में लेते हैं वो नमी रोधी होनी चाहिए, नमी सोखने वाली नहीं होनी चाहिए। अल्टरनेटर में स्पीड कंट्रोल करनी है, उसके लिए गवर्नर लगते हैं।
और ज़्यादातर जल टरबाइन में होते हैं गवर्न, जो उसकी स्टीम लोड के अकॉर्डिंग पानी को ऑटो स्लाइस गेट को कंट्रोल करते हैं पेनस्टॉक के माध्यम से। और निम्न में से कौन सा भार ऐसा है जिसका पावर फैक्टर इकाई होगा? फिलामेंट लैंप का ही होगा। बाकी मिक्सर ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर और पंखा, इन सब में मोटर होती है और मोटरों का जो पावर फैक्टर होता है वो लैगिंग होता है हमेशा, क्योंकि वो इंडक्टिव भार होता है। अगला सवाल है कि मूल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो थर्ड हार्मोन के लिए हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? दोस्तों मूल फ्रीक्वेंसी का जिस हार्मोन्स के लिए पूछा जाता है उतने ही गुना होती है वो फ्रीक्वेंसी, हमेशा ध्यान रखें। थर्ड हार्मोन्स के लिए पूछा है तो 150 हर्ट्ज उसके लिए फ्रीक्वेंसी होगी, तीसरे हार्मोन्स को नेगलेक्ट करने के लिए। अगला सवाल, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में 15 वोल्ट आरएमएस मान है, 100 ओम भार से जुड़ा हुआ है, डायोड की पीआईवी कितनी होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार हमने कराया है, उम्मीद करूँगा इसका भी सही है। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। जो चीज़ें कराई हुई है वो वास्तव में स्टूडेंट करके आते हैं, हमें भी खुशी होती है। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हुआ है। ब्रिज रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड का पीआईवी शिखर मान के बराबर होता है, तो 15 वोल्ट का शिखर मान ज्ञात करो, क्या बनेगा? 1.414। 15 को 1.414 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 21.21 वोल्ट। ये बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर सेंटर टेप फुल वेव वाले का सवाल होता तो इस पीक मान को 2 से गुना और कर देते। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर वाले रेक्टिफायर में डायोड का पीआईवी शिखर मान के 2 गुने के बराबर होता है, जबकि ब्रिज रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर में बराबर होता है। अगला सवाल, द इक्विपमेंट दैट इज़ मोर अफेक्टेड ड्यू टू द सप्लाई वोल्टेज चेंज। सप्लाई वोल्टेज में परिवर्तन होने से निम्न में से कौन से उपकरण ऐसे हैं जो सबसे अधिक प्रभावित होंगे? तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। लैंपों की भी एक बार सवाल दिया था, आपस में तुलना करवाई थी, तो वो इनकैंडिसेंट लैंप होता है, ध्यान रखें। उदीप्त लैंप होता है जो सबसे ज़्यादा प्रचालन को सहन नहीं कर पाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी मशीन ऐसी है जो घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा पर स्थित है या कार्यप्रणाली है उसकी? बहुत साधारण सा है, इंडक्शन मोटर की कार्यप्रणाली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पर आधारित है, बी उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, हार्मोनिक्स किस में मौजूद होते हैं? हार्मोन्स दोस्तों एसी सर्किट में होते हैं हमेशा, डीसी परिपथों में कभी हार्मोन्स नहीं होते, ये आप ध्यान रखें। अगला सवाल है कि डीसी सप्लाई पर जो रेक्टिफायर हम काम में लेते हैं उनमें चौक वाले की अपेक्षा कैपेसिटर इनपुट फिल्टर को हमेशा ज़्यादा काम में लेते हैं, इसका कारण क्या है? देखो अनेक कारण आप बता सकते हो, लेकिन जब दो विपरीत ऑप्शन साथ में होना तो उनमें से एक होना ज़रूरी होता है, हमेशा ध्यान रखें। एक ने लिख दिया चौक महंगा होता है और दूसरे में लिख दिया चौक सस्ता होता है, इसका मतलब है कि इन दोनों में से एक उत्तर होगा, ये श्योर है। तो कैपेसिटर की अपेक्षा जो चौक होता है वो महंगा आता है, ध्यान रखना। कैपेसिटर सस्ता आता है, चौक महंगी होती है। अगला सवाल है कि एक आरसी सीरीज सर्किट है जहां 200 वोल्ट की डीसी आपूर्ति जुड़ी हुई है। एक समय नियतांक के बाद दोस्तों पहला समय नियतांक जो होता है वो 63.2% का होता है, यानी पहले समय में कैपेसिटर अपने मान का 63.2% वोल्टेज ग्रहण कर लेगा। तो 200 का 63.2% निकाल दीजिए, उत्तर आएगा 126.4 वोल्ट। अगर ये दूसरे के लिए पूछ लेता तो दूसरे में लगभग 86% आवेशित हो जाता है। 63 के बाद 86% के आसपास चार्ज माना जाता है, उत्तर आप कर सकते थे। चुंबकीय फ्लक्स सर्जन का विरोध, फ्लक्स में विरोध जो होता है उसको रिलक्टेंस यानी प्रतिष्ठंभ कहा जाता है। केबलों में इंटरशीथ ग्रेडिंग क्यों लगाते हैं? फ्लक्स को स्ट्रेस को एक समान डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, प्रतिबल जो होता है ना उसका एक समान वितरण हो। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के रूप में हम किसे ले सकते हैं? तो जिनर डायोड एक वोल्टेज सोर्स के रूप में काम करता है, हम सब जानते हैं, हमेशा रिवर्स बायस में लगता है। दोष आने और कॉइल को ऊर्जित करके ट्रिप करवाने में लिया गया समय प्रोटेक्शन टाइम कहलाता है सर्किट ब्रेकर का, ध्यान रखें, ये उत्तर सही होगा, प्रोटेक्टिंग टाइम। अगला सवाल है 400 kVA 8000 वोल्ट और 200 वोल्ट वाला ट्रांसफॉर्मर है, यदि आदर्श ट्रांसफार्मर हो तो प्राइमरी की धारा कितनी हो सकती है? 400 और kVA है तो VA कर दो और 8000 वोल्ट का इसमें भाग दे दो, उत्तर आएगा आपका 50 एम्पियर। ठीक है, साधारण सा ही क्वेश्चन था, कैलकुलेशन करके उत्तर करना है। बिल्कुल ये इसका जितेंद्र का भी सही हुआ है, आसान सा ही क्वेश्चन है, फिर तो आप कर सकते थे।
और अगला सवाल है कि दो बैटरी जिनमें ईएमएफ 6 वोल्ट और 12 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम और 3 ओम है, 5 ओम के लोड प्रतिरोध के साथ समांतर में जुड़ी है, बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज बताइए कितनी है। दोस्तों इसमें आपको केवीएल किरचॉफ वाला नियम लागू करना होगा और इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। मैं आपको बता देता हूँ, आप कैलकुलेशन करके अपने उत्तर का मिलान करना और फिर हमें भी ज़रूर बताना कि क्या आपका उत्तर बिल्कुल सही आया है क्या। ठीक है, ये 6 वोल्ट हो जाएगा और 2 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये 12 वोल्ट हो जाएगा और 3 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये 5 ओम है। देखो एक लूप तो आपको बनाना है 6 वोल्ट और 12 वोल्ट का आपस में ही, एक बनाना है 12 वोल्ट वाले में 5 ओम को लेते हुए। I1 और I2 दो धाराएं आएगी जिससे टोटल करंट ज्ञात करना, वो परिपथ की कुल करंट कहलाएगी और उसको इस 5 ओम से गुणा करना, यानी परिपथ की टोटल करंट KVL का उपयोग करके करंट निकालना है और फिर आपको 5 ओम से मल्टीप्लाई करना है तो आपका उत्तर आ जाएगा और ये उत्तर आपका 3.55 वोल्ट के बराबर होगा। अगला सवाल है कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना। देखो क्षेत्रफल में कमी करके और क्षेत्रफल में वृद्धि करके, विपरीत ऑप्शन हो तो हमेशा उनमें से ही होता है, ये ध्यान रखा करो। और हम सब जानते हैं कि प्लेटों का क्षेत्रफल के समानुपाती होता है कैपेसिटी, इसलिए क्षेत्रफल में वृद्धि करके कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। और केवीए में जो है वो आभासी शक्ति है, उसको रेटिंग दी जाती है, अपरेंट पावर बोलते हैं इसको, आभासी शक्ति को केवीए में रेटिंग दी जाती है। तो बस दोस्तों ये थे इस पेपर के 150 क्वेश्चन, 4 भागों में इसको करवा दिया है। ज़रूर आप देखें अगर आपने अभी तक इसके बाकी पार्ट को नहीं देखा है तो। अब नेक्स्ट पेपर होगा उसको भी इसी तरह से करवाएंगे आपके सामने सॉल्यूशन। लाइक ज़रूर करना, डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड ज़रूर करना।